दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा फिजिक्स में का पोर्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट होती है उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं और उसमें से जो हमारा पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र वो आज हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और इसके जो फर्स्ट चैप्टर जो है उसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है इसमें 5 चैप्टर बनते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, एलिमेंट्री सर्किट। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसको है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्रह्मावस्था में स्थित वैद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको कहते हैं जहाँ भी हमारा चार्ज पार्टिकल है वो मूव नहीं करता है, एक जगह पर स्थित रहता है, उसमें को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें पहली डेफिनेशन हमारी है वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा किसको कहते हैं? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उत्पन्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्रमशः धनावेश और ऋणावेश नाम दिया। जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है उसको नाम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई द्रव्यमान है, ठीक है, तो उस पर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे इंसुलेटर होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब भी चार्ज की बात आती है और जहाँ पर भी चार्ज होता है वहाँ पर द्रव्यमान हमेशा उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्थिर अवस्था में आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र। जब हमारा चार्ज पार्टिकल जो होता है वो बिल्कुल मूव नहीं करता, एक जगह पर स्थित होता है, तो वहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन जब हमारा चार्ज पार्टिकल एक समान गति की अवस्था में जब हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करता है, गति करता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है और साथ में वैद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आवेश का मात्रक कूलाम होता है एवं इसका मान 1.6 10⁻19 कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम और इसका मान 1.6 10⁻19 कूलाम होता है। यह मान हमारा सबसे पहले वैज्ञानिक मिल्कान ने सन 1909 में ज्ञात किया था। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनते हैं। कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, रेशम की छड़ पर नेगेटिव चार्ज, एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनती है आवेश के मूलभूत गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हमारा चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं डिस्कस करेंगे। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। पहला पॉइंट है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, अगर उन पर सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण करेंगे। जब हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो वो आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं। और जब हमारे पास दोनों चार्ज अपोजिट होते हैं, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव होता है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आवेश का संरक्षण। आवेश को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी निकाय का कुल आवेश उस विभिन्न अवयवी कणों के उपस्थित आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। ये पॉइंट हमारा कहता है कि हमारे कोई भी चार्ज पार्टिकल है उस पर कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, +2e -3e +5e, तो इसका सीधा सा कहना है कि इन सभी का जो मेन योग होता है, बीजगणितीय योग, वही हमारा इस चार्ज पार्टिकल पर जो नेट आवेश नेट चार्ज होता है वो हमारा कहलाता है। तो इसको हम अगर जोड़ते हैं 5e +5e +2e 7e -3e करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4e आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चार्ज टोटल चार्ज कितना बनेगा? 4e, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश
वेग पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, आवेश वेग पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश ये पॉइंट कहता है कि अभी भी हम आवेश को तोड़ नहीं सकते, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा चार्ज होता है वो हमेशा मल्टीपल में होता है, एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, जैसे 2e 3e 6e 9e, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता 1.5e 2.5e 6.5e। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1e इक्वल टू होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं आवेश के मात्रक। आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं? आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है स्थैतिक कूलम, फ्रैंकलिन, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हमारे 3 होते हैं जो आवेश के सबसे छोटे मात्रक होते हैं। और सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। एक फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। अब ये यहाँ पर दिखाया गया, एक कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻9 स्थैतिक कूलम, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, अब बात करते हैं हमारे आवेशन की विधियाँ। मतलब हम आवेश को चार्ज कैसे कर सकते हैं, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल में उसको चार्जिंग कैसे कर सकते हैं, एक चार्ज कैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारा पहला है घर्षण द्वारा, सेकंड स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा, और चालन द्वारा, मतलब कंडक्शन से, प्रेरण से, मोटिव से, घर्षण फ्रिक्शन से। तो हमारा ये दोनों वस्तुओं को परस्पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। घर्षण से हम जब भी चार्ज पार्टिकल उत्पन्न करते हैं तो वहाँ पर हमेशा निगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज एक साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बी हमारा पॉइंट है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाएं तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर हमारा दिखाया गया कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसको इधर मूव करते हैं, ये हमारी प्लेट है। ठीक है, तो इसकी ये जो सतह है, ये वाली सतह, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इधर वाली प्लेट होगी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का ये कहना है। नेक्स्ट है प्रेरण विधि द्वारा वस्तु पर प्रेरित आवेश के अधिकतम, मतलब जब हम वस्तु को प्रेरित करते हैं, प्रेरण द्वारा चार्ज करते हैं, मतलब इस पर तो हमारा चार्ज मान लीजिए 3 कूलम है। ठीक है, तो इस पर कितना प्रेरण द्वारा उत्पन्न होगा वो हम फार्मूला से निकालते हैं, Q डैश इक्वल टू -Q1 - 1/K। तो निकालते हैं Q डैश इक्वल टू Q1 - 1/K। K जो होता है वो इस चालक का परावैद्युतांक K होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर नेगेटिव क्यों लगाया गया, ये हमारा अपोजिट चार्ज को, मतलब अगर यहाँ पर ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मतलब अपोजिट को डिनोट कर रहा है। फार्मूला क्या है, Q डैश इक्वल टू -Q × 1 - 1/K। ठीक है, इस फार्मूले से हम प्रेरण विधि द्वारा उत्पन्न आवेश को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने ये कूलाम का नियम दिया। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इंटर में आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर केवल रिवीजन करा रहे हैं, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको इस पूरे चैनल के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर F इक्वल टू होता है 1/4πε0 K Q1 Q2/R²। ठीक है, अब यहाँ पर दिए गए दो चार्ज पॉजिटिव हैं और यहाँ पर दोनों निगेटिव है। ये पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, F एक इधर लगाएगा, इधर वाला इधर F लगाएगा। ठीक है, और R दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर दिया गया एक प्लस चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव इधर फोर्स लगाएगा आप आपस में। ठीक है, अब नीचे हम बात करते हैं,
जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका वैल्यू होती है। ठीक है, अब जो हमारी निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होती है एप्सिलॉन नॉट इजकल टू होती है, इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड प्रति मीटर। तो इसकी जो डायमेंशन होती है m-1 l-3 t4 a स्क्वायर। इसको पॉइंट टू पॉइंट आप लोग याद कर लेना, पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पर केवल पॉइंट डिस्कस करे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नोट में कह सकते हैं इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली दिशा के अनुदिश होती है। मतलब जो हमारा कूलाम का नियम कहता है वो बल के बारे में डिस्कस करता है। मतलब हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, तो ये इन पर जो बल हमेशा कार्य करता है वो इस लाइन के अनुदिश ही होगा। एफ ये नहीं एफ यहाँ पर लग रहा है या एफ यहाँ पर लग रहा है, नहीं, यहाँ लाइन के सीक्वेंस से एफ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक। जो न्यूटन का थर्ड नियम है उसका ही फॉलो करता है हमारा कूलाम का नियम। नेक्स्ट हमारा किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम परमिटिविटी। तो इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन इजकल टू एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, एप्सिलॉन इजकल टू एप्सिलॉन नॉट के। के क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं के इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है हमारा निर्वात में विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और ये होती है एप्सिलॉन होती है किसी माध्यम में विद्युतशीलता, इजकल टू होती है एफ नॉट अपॉन एफ। ये देख लेना अपोजिट होती है ये, और ये देख लेना आपस में अपोजिट होते हैं। तो के इजकल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजकल टू एफ नॉट अपॉन एफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पॉइंट बनते हैं वायु या निर्वात के लिए जो हमारे परमिटिविटी होती है वो के इजकल टू होती है 1। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है 1। ठीक है, और धातुओं के लिए के इजकल टू होते हैं इनफाइनाइट अनंत। अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए के जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। जल के लिए के 80 होता है, और वैद्युत रोधी माध्यम के लिए के की जो वैल्यू होती है कहीं पर 6 दी होती है, कहीं पर 5, दोनों एक साथ नहीं दी होती, या तो 5 होगी या 6 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला है कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो इन बिंदु आवेशों के बीच बल घट जाए। इसका कहना है हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं वायु के स्थान पर, उनको हम केरोसिन ऑयल में रख दें तो उन पर जो नेट फोर्स होगा वो घट जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच बल एफ है यदि एक आवेश स्थिर है। हमारे पास दो हैं चार्ज, एक क्यू है, ठीक है, और एक माइनस क्यू है। ये दोनों चार्ज, इसका कहने का मतलब है अगर हम इसको एक जगह स्थिर कर दें और इस चार्ज को इसके चारों तरफ गोल गोल घुमाएं तो एक वृत्त में चक्कर लगाएं तो किया गया कार्य कितना होगा? कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, कार्य शून्य होगा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पहला रेखीय आवेश वितरण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश समान रूप से वितरित हो तब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा इजकल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, एल होती है जो प्लेट की लंबाई होती है, ठीक, और क्यू उस पर चार्ज होता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा लैम्डा इजकल टू क्यू अपॉन एल, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, और डायमेंशन जो हो जाएगी एल माइनस वन टी ए। ठीक है,
और यहीं पर हम बात करें वृत्ताकार तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब आवेश पृष्ठ पर वितरित हो तो जो सिग्मा इक्वल टू होता है वो क्यू अपॉन ए। यहाँ पर जब लंबाई की बात की गई तो यल आया, यहाँ पर जब सरफेस की बात की गई तो क्यू अपॉन ए। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, डायमेंशन L-2 TA। और जब गोलीय कोश के पृष्ठ घनत्व की बात की जाती है तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr²। और r यहाँ पर है गोलीय कोश की त्रिज्या। नेक्स्ट है हमारा थर्ड आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर वितरित होता है तो वहाँ पर आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन बी। मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यू और डायमेंशन होगी L-3 TA। और जब हमारा बी जो होता है आयतन वो गोले का 4/3πr³ होता है तो इस फार्मूले से हो जाएगा रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3πr³। ठीक है। हमारी विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ये क्या कहती है हमारी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की विद्युत बल रेखा। मतलब जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं तो वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है, ठीक है, और उसमें जब हम लाइन थ्रो करते हैं तो जहाँ से गुजरती हैं वही हमारी विद्युत बल रेखाएं हो जाती हैं। तो विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र ओपन कर्व होती हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती, अतः स्पष्ट है कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। ये पॉइंट याद रखना। फोर्थ पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे विद्युत बल रेखाओं के उदाहरण, विलगित बिंदु धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं। तो हमारा जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो उससे जो बल रेखाएं निकलती हैं वो हमेशा दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं, केंद्र से दूर जाती है। और सेकंड पॉइंट है विलगित गोलीय ऋण आवेश के कारण, तो ऋण आवेश से विद्युत बल रेखाएं केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो इनका कहने का मतलब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है। जब विद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पर समाप्त हो जाती हैं, ऐसे चलती हैं और ऐसे, और इनकी डायरेक्शन ऐसे होती है। ठीक है। और यहाँ पर जो मिडिल में होता है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। ठीक है। यही हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं, अर्थात चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, यहाँ पे अभी हमने समझाया था, ये यहाँ पर जाती हैं ऐसे और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, दो बराबर और सजातीय बिंदु आवेश निकाय के कारण विद्युत बल रेखाएं। तो पॉजिटिव दोनों है तो ऐसे इधर ये चली जाएगी और इधर ये वाली चली जाएंगी। ठीक है। ये डायग्राम पूछे जाते हैं, हम वहाँ पर बोल दिया जाएगा कि यहाँ पर ये ऐसी लाइन दी गई, ये पॉजिटिव चार्ज, तो विद्युत बल रेखाएं किस तरफ मूव करते हुए दिखाएं, केंद्र से दूर की जाएंगी या केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात के बराबर होती है। ए वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। ये हमारा फार्मूला होता है। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति सेंटीमीटर। 3 फार्मूले होते हैं, 3 मात्रक होते हैं ये। और यह जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह सदिश राशि है, विमा होती है mL-T-3A-1, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। और एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E इक्वल टू होता है B अपॉन L। L जो है वो दूरी और B हमारा विभवांतर को डिनोट करता है। ठीक है।
अब यहाँ पर हमारा इस पॉइंट में दिखाया गया कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स काफ़ी घनी होंगी, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स दूर दूर होंगी वहाँ पर ई कम होगा। यहाँ पर ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत, जब हमारा एक बिंदु आवेश दिया है पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ए इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर जो होता है किस थोड़ी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है, तो आर दूरी होगी, क्यू चार्ज हो गया। वायु या निर्वात के लिए के इक्वल टू होता है 1, तो ए इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करते हैं विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल विद्युत है यहाँ पर अनंत पर, इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू बराबर डब्ल्यू, क्यू इक्वल टू होता है टी, तो यहाँ पर बनता है बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आई टी। मात्रक क्या होता है बोल, जूल प्रति कूलम। विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, और डायमेंशन होती है ml स्क्वायर T-3 A-1, और यह जो विभव है वो अदिश राशि, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, B इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता होती है दूरी के साथ विभव परिवर्तन जब होता है तो वहाँ पर विभव प्रवणता होती है। विभव प्रवणता इक्वल टू होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, राशि सदिश होती है, दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। जो विभव प्रवणता होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। डायमेंशन होती है ml T-3 A-1। इसका भी जो डायमेंशन होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान ही होती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है। विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है ए इक्वल टू -dB अपॉन डी आर इक्वल टू dV क्या होता है V1 - V2 अपॉन, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर है वो हमारा B को डिनोट करता है। तो यहाँ से निकल के आएगा रिलेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू माइनस विभव प्रवणता, या ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे बनते हैं विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के आंकिक मान एक ही सूत्र से प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों राशियां अलग अलग हैं। आंकिक मान एक से ही, लेकिन दोनों राशियां अलग अलग है। दोनों में अंतर दिशा का है। विद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जबकि विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल किस टाइप से मूव करेगा, इस पॉइंट में हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यदि कोई कण विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। मतलब एक हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और जब वो हमारा इसी डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन से प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार इस टाइप से मूव कर जाता है, परवलयाकार उसका पथ होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है यदि कण विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका गमन पथ ऋजुरेख ही होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। जब हमारा विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यदि आवेशित कण का द्रव्यमान m और चार्ज q हो तो आवेशित कण का त्वरण, आवेशित कण का वेग और आवेशित कण की ऊर्जा और आवेशित कण का संवेग क्या क्या होता है, ठीक है। उसका द्रव्यमान m और q है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो
ये तो पता कर लिया, उसका पथ जो होगा वो परवलयाकार होगा या रिजिड रेखीय। अब उसके त्वरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, गतिज ऊर्जा में क्या, और संवेग, तो वो यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है आवेशित कण का त्वरण। त्वरण हो जाएगा ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ जो होता है वो एफ इक्वल टू होगा ई क्यू अपॉन एम। तो ए हो जाएगा एफ अपॉन एम इक्वल टू ई क्यू अपॉन एम। ये ई क्यू एफ इक्वल टू ई क्यू कहाँ से आया है, तो E इक्वल टू होता है हमारा एफ अपॉन क्यू, यहीं से हमारा एफ इक्वल टू आया है ई क्यू। ठीक है, तो यहाँ से ये रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आवेशित कण का वेग। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आवेशित कण का वेग हमारा निकल के आएगा बी इक्वल टू अंडर रूट टू क्यू। डेल्टा बी हमारा विभवांतर है और एम ये हमारा दिया गया है बी इक्वल टू अंडर रूट टू क्यू अपॉन एम। और हमारी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा ई के इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा बी। ठीक है, और हमारा आवेशित कण का संवेग जो निकल के आएगा वो P इक्वल टू रूट टू एम क्यू डेल्टा बी। ये नोट कर लेना आप लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डेफिनेशन क्या है, जब परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस रचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब ये निकाला कैसे जाता है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आवेश। किसी एक आवेश के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आवेश कहते हैं। एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L, जो यूनिट हो जाएगी कूलाम इंटू मीटर, डायमेंशन हो जाएगी LAT या LTA, जो डायरेक्शन हो जाएगी वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर की राशि जो होती है सदिश। अब जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके जो एग्जाम्पल होंगे HCl, H2O, NH3, AgCl, NaCl, CH4, CO2, etc. ये हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल होंगे। अब नेक्स्ट हमारे हेडिंग बनती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सियल कंडीशन में हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विभव क्या होता है पोटेंशियल 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। E जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होती है, कहाँ पर, एक्सियल लाइन पर, जब हमारी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और वैद्युत विभव B प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी, निरक्षीय स्थिति में ऑन इक्वेटोरियल लाइन में हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r³, और जो विभव होता है वो हमारा शून्य होता है ऑन एक्सियल कंडीशन में। ठीक है, अब किसी भी कोणीय स्थिति में जब हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन r³ और B इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r² हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 घुमाने में किया गया W बराबर PE इक्वल टू cos θ1 माइनस cos θ2। हमारा मेन फार्मूला होता है ये W इक्वल टू PE1 माइनस cos θ। जब हमारा थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो W इक्वल टू हो जाएगा 2PE, और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो W इक्वल टू PE, और थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो W इक्वल टू 0 हमारा हो जाएगा वर्क पर कार्यकारी बल युग्म का आघूर्ण, फोर्स एंड
टार्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो फार्मूला होगा टाउ इजकल टू पी ई साइन थीटा, टाउ इजकल टू पी क्रॉस ई। क्वेश्चन आता है टाउ इजकल टू पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, सही है, या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तो हमारा सही हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थिति जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है हमारा U इजकल टू पी ई साइन थीटा। यहाँ पर जो U होता है वो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है, ये पूछा जाता है पेपर में एग्जाम में, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो उस कार्य के बराबर होती है जो कि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या कहता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जहाँ पर विभव समान होता है वह हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब समविभव पृष्ठ में कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्कस करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ में वैद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, W इक्वल टू 0। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। समविभव पृष्ठ जितने अधिक होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है दोस्तों। आज